मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हमारा चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक्स हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका लिमिटेड यूज़ करते हुए, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड यूज़ करते हुए, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नीचे एक डायग्राम दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देख सकते हैं सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चारों तरफ घूम रही हैं। कहने का मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड है। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ हटती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स है, हमारी सोसाइटी ने उसका अनलिमिटेड यूज़ किया, वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। रिसोर्स ख़त्म हुआ, हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज होगा और हमारी इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। जो राइट हैंड साइड में डायग्राम दिया है वो भी सेम यही है कि अगर लो कार्बन ग्रोथ होगा, रिसोर्स एफिशिएंसी होगी और सोशल इंक्लूसिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अगर हम कार्बन की ग्रोथ इंक्रीज कर देते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड यूज़ करने लगते हैं और जो लोगों की इंक्लूसिविटी है अगर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं बचेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हम किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूज़ करें रिसोर्सेज का जो हमारे पास हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला जो काम है वो है कि रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करना, रिसोर्सेज को पहचानना, उनके लिस्ट को बनाना। जैसे हमारी गवर्नमेंट करती है कि हर स्टेट में सर्वे करती है और पता लगाती है कि यहाँ पर क्या रिसोर्स हैं, मैपिंग करती है कि किस लोकेशन पे वो रिसोर्स है। ये इंजीनियर्स के थ्रू पता लगाती है कि उस रिसोर्स का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। ये भी पता लगाया जाता है कि वो रिसोर्सेज वहाँ पर कितने लिमिटेड हैं और कितने सालों तक के लिए हैं। तो फर्स्ट ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनके बचाने का तरीका, उनको बचाने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा या उनके लिमिटेड यूज़ करने का तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा, ताकि वो आगे के लिए भी बचे रहें, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और हमारी इकोनॉमी को भी इंक्रीज करता रहे। बी है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसका हनन कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग लिखा है, डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स है तो सबसे पहले उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो डैमेज भी हो रहा है, आपकी यूज़ में भी नहीं आ रहा। दूसरा, आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए आपके पास, स्किल्ड इंजीनियर्स होने चाहिए आपके पास, आपको पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस रिसोर्स से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल सेटअप। आपको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा उस रिसोर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए आपने कोई रिसोर्स निकाला, आपके पास रिसोर्स है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस रिसोर्स से आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नए नए चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए भी फ़ायदा करेगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदा करेगा और हमारी इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदा करेगा। सी, थर्ड पॉइंट है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जो हमारी प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान्स बना रखे हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्या आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं?
एनजीटी का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक प्रॉपर सेटअप बना रखा है, एक प्रॉपर प्लान बना रखा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर कैसे यूज़ किया जाए, जो एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करें, हमारे प्रॉपर यूज़ के लिए भी आ जाए और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो फर्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए या किसी भी कंट्री को बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर उसका रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है। उस कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग करना, उनकी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, उनकी देख रेख करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल अगर हम लें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वाटर का बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है, जो है वो प्रॉपर है लोगों के लिमिटेड यूज़ के लिए, अनलिमिटेड वाटर नहीं है। वैसे हमें लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए वाटर का, बिकॉज आने वाले टाइम में शायद वाटर की और ज़्यादा कमी होने वाली है। तो राजस्थान में क्या रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे उसकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी राजस्थान की, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो उसका आंसर है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। आप जानते हैं राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर हम सोलर पैनल लगा करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पर डेजर्ट रीजन में हवा बहुत चलती है, तो हम विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू विंड मिल्स। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं राजस्थान के पास जिसकी वजह से वो डेवलप कर सकता है और वो ग्रो कर सकता है। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक मध्य प्रदेश इज रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। यस, ये बिल्कुल इजी सा आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए या आप माइनिंग से रिलेटेड बात कर लीजिए, तो मध्य प्रदेश के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बट वहीं हम अगर लद्दाख को देखें तो लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो कि कोल्ड एंड ड्राई रीजन है, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिसोर्स नहीं है, ना वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ना वहाँ पर कोई माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है। तो वो एक सिंपल सा प्रॉपर ड्राई रीजन है जहाँ पर कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो रिसोर्सेज का आपको एग्जांपल बताया है कि एक रीजन वो जहाँ पर बहुत रिसोर्सेज हैं और एक रीजन वो जहाँ पर बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया है। तो इम्पॉर्टेंस कितनी है रिसोर्स प्लानिंग की वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। थर्ड पॉइंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। ये बता रहे हैं कि अगर हम प्लानिंग करके कोई काम करें, आप अगर अपने घर का भी एग्जांपल ले लें कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके काम करते हो तो आपके घर में सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती हैं। वैसे ही कोई भी रिसोर्स अगर हमारे पास है तो उसके लिए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके काम करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज बचे रहेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे और हमें और हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाते रहेंगे। प्लानिंग से यहाँ पर मतलब है कि उसकी लिस्टिंग करना, उसका सर्वे करना, उसकी मैपिंग करना, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सोचना। तो वेस्टेज बचाएगा रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। अगर हम प्लानिंग करके काम करते हैं तो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा खनन होता है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है हमारे रिसोर्सेज को, तो प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम काम करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो अगर आप यूपी और बिहार में गंगा नदी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आसपास की जो रेत है गंगा नदी की, वो खनन माफिया उठा करके रात को ट्रैक्टरों में भर के मार्केट में बेचते हैं। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर गार्डिंग नहीं होगी वहाँ पर, तो यही होगा। तो इसके लिए नए नए प्लान्स बन रहे हैं, हर गवर्नमेंट बनाती है, यूपी और बिहार गवर्नमेंट बनाएगी। तो रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है किसी भी रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, उनकी टेक केयर कैसे करें। तो इसमें जो फर्स्ट लिखा है, प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका लिमिटेड यूज़ करते हुए
आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना, स्टोर करना, वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है पॉइंट। तो कहने का मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बचाना पड़ेगा, हमको प्रॉपर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सेकंड है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ये बिल्कुल इजी पॉइंट है कि अगर हम रिसोर्सेज को बचा करके रखेंगे और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारे पास अगर वो रिसोर्सेज रहेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी डेवलप होगी, बिकॉज जितना लंबा रिसोर्स चलेगा उतनी ही हमारी इकोनॉमिक भी आगे बढ़ती रहेगी, बिकॉज हम उस रिसोर्स का यूज़ करेंगे, चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट है, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, कि अगर हम रिसोर्स का कंजर्वेशन करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, उसको बचा करके रखेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, किसी तरह का एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसका लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो उतना एनवायरनमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हम एक बार में उसका यूज़ करके डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं गांधी जी's आइडिया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। अब गांधी जी ने क्या क्या आइडिया दिए थे रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो ये बिल्कुल सही बात है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, मतलब हमारे लिए या लोगों की नीड के लिए बहुत है हमारे पास। कहने का मतलब कि हमारे लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बहुत है, लिमिटेड है। एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, बट किसी के लालच के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो कहने का मतलब अगर आप किसी रिसोर्स को प्रॉपर लिमिटेड यूज़ करोगे तो वो बहुत है आपके लिए, बट अगर आप लालच करके उस चीज़ को लेना चाहोगे या उस रिसोर्स को लेना चाहोगे तो आपके लिए बहुत कम है। एग्जाम्पल, हम पैसे की बात कर लें तो अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं तो हम लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करेंगे, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करेंगे और उतने में सेटिस्फाई होकर के अपना जीवन गुजार लेंगे। बट अगर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हम ये सोचेंगे अरे यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी खरीद लूँ। तो लालच की यहाँ पर बात बताई है गांधी जी ने कि रिसोर्सेज के लिए लालच नहीं करना है, हमारे पास लिमिटेड है, हमें लिमिटेड ही यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। बिल्कुल, कि लालच और सेल्फिश ये दो चीज़ें किसी इंसान को भी बर्बाद करती हैं और सेम वैसे ही हमारे रिसोर्सेज को भी बर्बाद कर रही हैं। कि हमें लालच नहीं करना है किसी भी चीज़ का, अगर हम लालच करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज होगा। ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज का लालच करते हैं और अपने ही सिर्फ बारे में सोचते हैं कि हाँ ये मेरे पास आया, मैं ही इसके फ़ायदा उठाऊँ, तो उससे हमारे को भी नुकसान है, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था गंगा नदी वाला, तो उसमें यही चीज़ है कि लोग अपने लालच के चक्कर में रात रात को ट्रैक्टर ले करके जाते हैं और वहाँ से रेत उठा करके मार्केट में बेचते हैं। तो उससे एनवायरनमेंट तो डैमेज हो ही रहा है, बिकॉज एक लिमिटेड माइनिंग होनी चाहिए, एक लिमिटेड जो खनन है बालू का वो लिमिटेड होना चाहिए। बट अगर वो अनलिमिटेड हो जाए तो मिट्टी का कटाव होगा, जिससे गंगा नदी का अगर फ्लो कभी बढ़ता है तो बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट डैमेज होगा। ठीक है, उसके बाद जो वो मिट्टी है या जो बाली उस गंगा नदी के अंदर है वो भी बहुत पानी के फ्लो को रोकती है, बहुत कंट्रोल करती है। अगर वो हम हटा देते तो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उससे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे रिसोर्स का डिप्लीशन भी हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी डैमेज हो रहा है और हमारा लालच तो लालच ही है। थर्ड पॉइंट, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। ये बिल्कुल सही बात कही गांधी जी ने कि हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना है। कहने का मतलब कि हम ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं अगर हमारे पास, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बना करके हम रख दें। हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग और हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। अगर हमारी डिमांड 10 चीज़ की है या 10% रिसोर्स की है, तो हम रिसोर्स का यूज़ करके 10% चीज़ें पहले बनाएं,
उसके बाद अगर वापस नीड होती है तो फिर उस रिसोर्स का यूज़ करके दूसरा प्रोडक्शन करें। ऐसा नहीं कि हमें चाहिए 10%, हम 100% बना करके बैठे हुए हैं, हमने 10% यूज़ किया और 90% हमारा वेस्ट हो गया या ख़राब हो गया। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा है मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। जो मैंने बात कही कि हमें प्रोडक्शन बहुत आराम से करना है, लिमिटेड करना है, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नया टॉपिक जो कि है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो हमारी ज़मीन है उसको हम कैसे बचाएं, उसको एनवायरनमेंट के थ्रू कैसे बचाया जाए, उसकी सेफ्टी कैसे रखी जाए, क्योंकि लैंड भी हमारा एक रिसोर्स ही है। अगर हमारा लैंड रिसोर्स ख़राब हो जाएगा या हमारी लैंड ख़राब हो जाएगी, हमारी सॉइल ख़राब हो जाएगी, तो हमारी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। बिकॉज इंडिया की जो 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल चाहिए, जो लैंड चाहिए, उसका ध्यान देना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। तो लैंड डिग्रेडेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर कंट्री की, तो वो है सॉइल इरोजन एंड विंड इरोजन। अगर आप रिसेंटली बात करेंगे तो आसाम और बिहार के अंदर बाढ़ आई है, हर साल बाढ़ आती है इस रीजन में, और हर साल बाढ़ आने की वजह से वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है, वो हर साल ख़राब हो जाती है, हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमें भी नुकसान होता है, हमारे फार्मर्स को भी नुकसान होता है, और हमारी इकोनॉमी पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है इसकी वजह से, ना हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाता है, ना प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाता है। दूसरा पॉइंट है डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बिल्कुल, कि जो भी हमारा डंपिंग वेस्ट है हम उसको किसी नदी में ना फेंकें, किसी तालाब में ना फेंकें, या किसी नहर में ना फेंकें। जो हमारा माइनिंग सेंटर है या इंडस्ट्रियल यूनिट है, वहाँ के लोगों को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो भी उनका डंपिंग वेस्ट है, या तो उससे वो कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर ले अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, या उसको ऐसी जगह डंप किया जाए जिसकी वजह से हमारे लैंड जो है, हमारी जो ज़मीन है, जो हमारा सॉइल है, वो ख़राब ना हो या उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको ले जा कर के डंप किया जाता है, ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। तो उस जहाँ पर भी उस डंप को गाड़ा जाता है या डंपिंग की जाती है, वहाँ का आसपास का पूरा जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। उस पर ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ना आप उसके ऊपर रेंचिंग कर सकते हो, तो किसी तरीके से वो काम में नहीं आती है लैंड, सिर्फ डंपिंग होती है। ठीक है। दूसरा, ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। तो ओवर इरिगेशन, यहाँ पर बात कर गई है ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन का मतलब है कि हम एक ही ज़मीन पे बार बार इरिगेशन ना करें, ज़्यादा पानी ना डालें ज़मीन के अंदर। आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो 9th क्लास में आप लोगों के ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, जिसको हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। फिर स्प्रिंकल इरिगेशन है कि पानी को जो स्प्रिंकल किया जाता है, फव्वारों के थ्रू पानी देना चाहिए, उससे आपकी जो फसल है उसको प्रॉपर पानी भी मिलता रहेगा और आपकी जो ज़मीन की नमी है, फर्टिलिटी है, वो भी बनी रहेगी। बट अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा किसी खेती के अंदर, चावल की खेती की बात अलग है, उसमें पानी की नीड होती है, बट जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन। तो जो हमारी सॉइल है नमक की वजह से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसमें अल्कलिनिटी आ जाएगा, अल्कलाइन आ जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब हो जाएगा। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है इन ओवर इरिगेशन की वजह से धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम पीरियड में वो सॉइल किसी काम में नहीं आएगी, वो मिट्टी एकदम ख़राब हो जाएगी। थर्ड है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। ये बहुत ईजी पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा अगर हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं किसी इलाके में तो भी होता है। होता क्या है एक्चुअली कि अगर आपने देखा होगा जो बिल्कुल खाली ज़मीन है उसके ऊपर हल्की हल्की बरसात के अंदर घास उग जाती है, तो लोग अपने गाय भैंस बकरियां भेड़ ले जा करके चराते हैं। तो वो जो घास है वो जड़ से खा जाती है गाय बकरियां भैंस। तो खाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर कोई फसल नहीं रहती, कोई घास नहीं रहती, वो लैंड बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो अचानक से कभी बाढ़ आ जाए या कभी बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा
तेज आंधी तूफान चलने लगे तो जो अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं हो, लिमिटेड ग्रेजिंग हो। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, पेड़ की कटिंग कम करनी है, ताकि वो जो पेड़ है उसके रूट्स सॉइल को पकड़ करके रखें, सॉइल की फर्टिलिटी को बना करके रखें। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पोल्यूट द लैंड्स। बिल्कुल यही पहले वाला पॉइंट है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ के जो वेस्ट वाटर है या पोल्यूटेड वाटर है उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसको रिसाइकल करके वापस से यूज़ करना चाहिए। अगर हम उस गंदे पानी को किसी ज़मीन पे डालते हैं या कहीं डंप करते हैं तो वो उस पूरे एरिया की ज़मीन को बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो वो है किशनगढ़, जहाँ पर मार्बल का काम किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो या अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हो या सुना हो तो किशनगढ़ के अंदर मार्बल कटिंग होती है। अगर आप उस रीजन से निकलते हैं बाय बस या थ्रू ट्रेन तो किशनगढ़ के जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क है या रेको इंडस्ट्रियल एरिया है जो किशनगढ़ का गेगल के अंदर, वो पूरा एरिया आप लोगों को वाइट दिखेगा। वाइट का मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं या जो नाले हैं उसके अंदर मार्बल कटिंग के पाउडर जो उड़ता है वो सारा का सारा उसने उस एरिया को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन भी ख़राब हो गई है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब आप बिना मास्क के वहाँ पर सांस लेना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है, जो वर्कर होते हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनको उस डस्ट की वजह से जो वाइट पाउडर होता है सिरेमिक पाउडर, उसकी वजह से उनके फेफड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इचिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो बॉडी के ऊपर डस्ट जाता रहता है, तो स्किन प्रॉब्लम भी होती है। तो कहने का मतलब कि जो ये वाले एरिया हैं लाइमस्टोन जहाँ पर निकाला जाता है या सीमेंट इंडस्ट्री या जहाँ पर पत्थर की कटिंग की जाती है या सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जो होती है, यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो उसके लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि इसको कैसे किया जाए। तो किशनगढ़ में एक जगह भी है, अगर आप डंपिंग यार्ड जिसको कहा जाता है, तो जो भी वहाँ पर पाउडर कटिंग करने के बाद पाउडर का जो पेस्ट होता है जो पानी के अंदर मिक्स रहता है उसको थ्रू ट्रैक्टर्स और या वाटर टैंक्स के थ्रू जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो ले जा करके वहाँ पर डंप करते हैं और वहाँ पर वो चीज़ बनी हुई है। आप लोग YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, डंपिंग यार्ड की अवेलेबल है। नेक्स्ट, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हमें क्या क्या करना चाहिए लैंड कंजर्वेशन करने के लिए या ज़मीन की फर्टिलिटी या ज़मीन को बचाने के लिए। तो जो फर्स्ट है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज। तो हमें सॉइल इरोजन को रोकना है, हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, हम ओवर ग्रेजिंग ना करें, हम ओवर इरिगेशन ना करें, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, सीढ़ी नुमा खेती, जिसका डायग्राम अभी हम आगे देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो सीढ़ी नुमा खेती है उससे बारिश के बाद डायरेक्टली मिट्टी बहेगी नहीं, वो टेरेस के थ्रू, स्टेयर्स के थ्रू, जो टेरेस फार्मिंग है उसके थ्रू धीरे धीरे मिट्टी सॉइल की जो है अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो बची रहेगी और वो टेरेस फार्मिंग भी इजीली हो जाएगी। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट रीजन। अगर हम डेजर्ट रीजन की बात करें, जो राजस्थान का थार वाला जो डेजर्ट रीजन है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये वाले जो रीजन है यहाँ पर थॉर्नी बुशेस, झाड़ी जो कांटे वाले पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उनको लगाना चाहिए, बिकॉज उनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो 1 या 2 बारिश में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अगर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है तो उनको लगाया जाए तो वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बची रहेगी और जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो भी बची रहेगी। थर्ड, माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल। बिल्कुल कि हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अनलिमिटेड माइनिंग एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ।
तो हमें कंट्रोल्ड माइनिंग करनी है, प्रॉपर उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए, ऐसा नहीं कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा, नहीं, हमारे पास जो भी न्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको प्रॉपर यूज़ करते हुए, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए एनवायरनमेंट को बचाना है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेज। बिल्कुल कि अगर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है तो हम थ्रू टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले मिनरल्स हैं या जो लैंड को डैमेज करने वाले मिनरल्स हैं उनको अगर हम किसी तरीके से उस जो वेस्ट है उससे निकाल सके तो हमारे लैंड को जितना पहले डैमेज होता था उतना डैमेज नहीं होगा या बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मैन्योर। बिल्कुल कि जो हमारे सिटीज़ के अंदर से वेस्ट आता है उसको हम बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायो मैन्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा कानपुर, वाराणसी, ये जो यूपी का रीजन है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इनके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, गंदा पानी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सारा गंगा नदी और यमुना नदी में डाल दिया जाता है। बट अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को बंद किया जा रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी फॉलोड। बिल्कुल कि जो ओवर इरिगेशन होती है उसके मेथड को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और जो हमारे पास नए टेक्नोलॉजिकल मेथड हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ड्रिप इरिगेशन हो गया या स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ये सिस्टम अपनाने पड़ेंगे हमें जिससे पानी भी हमारा कम लगे, हमारी प्रॉपर इरिगेशन भी हो और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी बची रहे और हमारा लैंड डिग्रेडेशन भी कम हो। नेक्स्ट, अब सॉइल की बात करेंगे कि सॉइल हमारे लिए रिसोर्स कैसे है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। तो जो अपर क्रस्ट होती है या जो अपर लेयर होती है, जो हमारे क्रस्ट मेंटल एंड कोर, तो क्रस्ट की जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है वो सॉइल कहलाती है। Second point, soil consists of mineral matter such as sand and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworm। तो कहने का मतलब जो सॉइल है हमारी उसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है और हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए भी अच्छा है। तो उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके अंदर ह्यूमस है, उसके अंदर अर्थवॉर्म्स हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बचा करके रखते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ और हमारे लैंड डिग्रेडेशन को भी कम करते हैं। थर्ड, soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock material is formed on the land surface. If this layer remains undistributed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. तो वेदरिंग का प्रोसेस, वेदरिंग का मतलब होता है टीयरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब जो नदी है हमारी जब वो नीचे बह करके आती है तो अपने साथ वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, पेबल्स या जो हमारी मिट्टी है उसको बहा करके लाती है। तो बहाने के बाद वो साइड में इकट्ठा करती जाती है और धीरे धीरे पानी आगे बढ़ता जाता है, तो इससे सॉइल बनती है। या अगर आप बात करें बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश की वजह से भी जब बाढ़ आती है या पानी का मूवमेंट होता है, फ्लो होता है, तो जो पानी के साथ मिट्टी बह करके आती है वो धीरे धीरे बैठने लगती है, तो वो प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट करती है, सॉइल बनाती है। तो जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो सॉइल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड करता है कि आपके रीजन में कितनी वेदरिंग रेट है, ठीक है, आपके टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो गंगा का प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, एक ह्यूमिड क्लाइमेट है, रेन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक आपको एग्जांपल दिया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है उसके लिए सबसे जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन। दूसरा है टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। टोपोग्राफी से यहाँ पर मतलब है कि सॉइल वहाँ पर कितनी रुक सकती है। अगर आप हिली रीजन में जाओगे तो वहाँ सॉइल नहीं रुकेगी, बट अगर आपका प्लेन लैंड है,
बिल्कुल समतल ज़मीन है तो वहाँ पर सॉइल रुकती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर करना आसान है और वहाँ की जो टोपोग्राफी होगी बिल्कुल समतल होगी, बराबर होगी, जिसकी वजह से सॉइल भी रुकेगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। बट अगर आप हिली रीजन्स में जाएंगे, वहाँ पर अगर पहाड़ों के ऊपर या हिल के ऊपर सॉइल है तो एक या दो बारिश के अंदर पूरी मिट्टी नीचे बह जाती है, तो जिससे सॉइल भी नहीं रहती और सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक क्या है? इट डिसाइड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल किस तरीके की है, उसका टेक्सचर, कलर क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, वो कितना कंपोजिशन कर सकती है। कंपोजिशन का यहाँ पर मतलब है कितनी देर तक उसकी फर्टिलिटी रिटेन रह सकती है। फोर्थ है वेजिटेशन। वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ह्यूमस है वो वेजिटेशन से ही पता लगता है किसी सॉइल का। अगर आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार इस रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की वेजिटेशन मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, अलूवियल सॉइल है पुरानी, और वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते गिर करके सड़ते हैं, गलते हैं, तो वहाँ की जो ह्यूमस है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ह्यूमिडिटी है, पानी की कमी नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर बनी रहती है। अगर यहीं इसका हम अपोजिट रीजन देखें राजस्थान, तो राजस्थान के जो वेस्ट वाला रीजन है, थार डेजर्ट वाला रीजन, वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, वहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो ड्राई रीजन है, सॉइल में बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं है, सॉइल एकदम सूखी हुई है, मरी हुई मिट्टी है, तो ह्यूमस का होना भी बहुत ज़रूरी है सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने टाइप्स की होती है तो हम नेम्स देख लेते हैं। अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है अलूवियल सॉइल। अब अलूवियल सॉइल के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ये ऑल ओवर इंडिया में मिलती है सॉइल, बट जो गंगा वाला जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलूवियल सॉइल मिलती है। दूसरा, ये इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मिट्टी और पत्थर के कंकड़ होते हैं, ये क्लेई होती है सॉइल, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये नदी जो मिट्टी या छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर लाती हैं उससे बनती है, जिसको अलूवियम भी कहा जाता है। जो पत्थर कंकड़ और मिट्टी लाती है नदी, उसको अलूवियम भी कहा जाता है, और आसपास के जो इलाके हैं नदी के, वहाँ पर वो बैठाती जाती है उस मिट्टी को, तो अलूवियम से ही इसका नाम पड़ा, अलूवियल सॉइल। दूसरा, ये ज़्यादातर नॉर्थ प्लेन्स इंडिया के जो मैंने बताया, इंडो गैंगेटिक प्लेन या गुजरात के प्लेन्स या कोस्टल प्लेन्स जो हमारे समुद्री इलाके हैं, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। बट जो सबसे ज़्यादा है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये वाला रीजन अलूवियल सॉइल से पूरा कवर्ड है। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मिट्टी, क्ले इसमें बहुत ज़्यादा है, चीकनी मिट्टी है। अगर आप लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, नहर या गंगा नदी के पास आप जाएंगे तो उसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा क्लेई होती है कि वो आपके चप्पल के अंदर, आपके पैरों के अंदर चिपकती है। या अगर आप लोगों ने सुना हो तो पुराने टाइम में लोग गंगा की ही मिट्टी से अपने सिर को धोते थे, बाल को धोते थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती थी। तो चिकनी होने की वजह से बाल भी साफ़ हो जाते थे और वो मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो पतंजलि का जो आयुर्वेदिक सेंटर है, हॉस्पिटल है उत्तराखंड के अंदर, आई थिंक देहरादून या ऋषिकेश में है, वहाँ पर मड थेरेपी होती है। तो जो गंगा नदी की मिट्टी है उसी मिट्टी का यूज़ करके बॉडी पे पूरा लगाया जाता है, उस मिट्टी को, उस मड को, जिसकी वजह से बॉडी में जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो उस मिट्टी से ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अलूवियल सॉइल बहुत अच्छी होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो ये अलूवियल सॉइल का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर, न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम। खादर को न्यू एलुवियम और भांगर को ओल्ड एलुवियम भी नाम दिया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इट कंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटेशियम, phosphoric acid and lime, so it is fertile and good for the growth of sugar cane, rice, wheat and pulses। तो बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पोटेशियम बहुत है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा काम करती है शुगर केन की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए और दालों की खेती के लिए।
अगर आप लोगों को पता हो तो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला रीजन, यहाँ पर चावल भी सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ भी सबसे ज़्यादा होता है, शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारी दालें हैं वो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होती हैं। तो अलूवियल सॉइल बहुत अच्छा है शुगर केन, राइस, बीट एंड पल्सिस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर। तो खादर और जो भांगर मैंने बताया था तो वो क्या है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लें। भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट अलूवियल सॉइल। जो पुरानी अलूवियल सॉइल है उसको भांगर कहते हैं। खादर, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म बाय यंगर अलूवियम आर कॉल्ड खादर। जो नई नई मिट्टी नदी लाती है और उसको आसपास में इकट्ठा कर दी जाती है उस रीजन के अंदर, उसको कहते हैं खादर। अगेन भांगर, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन, दे रिसेंबल टेरेसेस। सीढ़ी नुमा डिज़ाइन बन जाता है इनका, अभी हम आगे डायग्राम में देख लेंगे। जो भांगर होता है हमारा, क्योंकि पुरानी मिट्टी है। और जो खादर होती है, द सॉइल इन दिस रीजन इज रीन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल। और ये हर साल नई मिट्टी आती है, नदी बहती है, बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो जो खादर है वो हर साल नहीं आती है, हर साल सॉइल की फर्टिलिटी चेंज होती रहती है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती रहती है। बट जो भांगर है वो प्रॉपर एक जगह ही रहती है, जहाँ पर मान लेते हैं हम कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पर बारिश नहीं होती है गंगा प्लेन में, तो उन रीजन्स में ये भांगर ही मिट्टी है जो टिकी रहती है और इसी का यूज़ होता है हर साल खेती करने के लिए। भांगर का थर्ड पॉइंट है, the soil of this region is locally known as कंकड़ and is composed of calcareous deposits। और खादर में है, द रीजन इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो जो भांगर होती है, यहाँ की जो मिट्टी है, अब पुरानी अलूवियल सॉइल है तो मिट्टी भी पुरानी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खेती करने में प्रॉब्लम होती है। ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है इस रीजन में और प्लगिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और दूसरा चीज़, ये पानी भी बहुत ज़्यादा, जो भांगर पुरानी मिट्टी है वो पानी बहुत ज़्यादा उसको चाहिए क्योंकि उसकी नमी ख़त्म हो चुकी होती है। तो भांगर में थोड़ा सा एग्रीकल्चर करना टफ है, बिकॉज मिट्टी हार्ड होती है, उसको प्लगिंग करना, फिर उसके अंदर प्रॉपर इरिगेशन करना, पानी को देना, उसकी जो ह्यूमस और ह्यूमिडिटी है, जो पानी की कैपेसिटी है, नमी है, उसको बढ़ाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट जो खादर है वो नई मिट्टी होती है, वो नदी से आई होती है, तो उसके अंदर नमी भी अच्छी होती है और उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है और बिल्कुल सॉफ्ट होती है मिट्टी, जिससे इरिगेशन या एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। रेगूर का मीन्स होता है कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो अगर आपने सुना हो गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इस रीजन में, और मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट, यहाँ पर कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है और कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ब्लैक सॉइल का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉटन के लिए। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और इस रीजन में गए होंगे तो आपको रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलेगी इस रीजन के अंदर। तो आगे देख लेते हैं, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ये बहुत ज़्यादा पानी सोखती है, इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी पानी की बहुत अच्छी है। सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड स्ट्रिंक व्हेन ड्राइड, बिल्कुल, कि अगर पानी इस सॉइल के अंदर होगा तो वो बहुत चिपचिपी हो जाएगी, स्टिकी होगी, और अगर बिल्कुल ही पानी नहीं होगा तो एकदम सूखी होगी, धूल की तरह हवा उड़ेगी वो। तो अगर पानी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा सूखी होगी और पानी होगा तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी ये सॉइल। सेल्फ प्लगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड, बिल्कुल, ये सेल्फ प्लगिंग करती है हवा से और ये मिट्टी का कटाव होता है, ये ऑटोमेटिकली जो लैंड एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है इस सॉइल का, जिस रीजन में ये सॉइल है वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल्फ प्लगिंग होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली दरारें आ जाती हैं मिट्टी के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली सेल्फ प्लगिंग जो है ये अपने आप ही प्लग्ड हो जाती है। नेक्स्ट है रिच इन, अब ये क्या क्या मिनरल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। कमी किस किस चीज़ की है इस सॉइल के अंदर, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब इसका कलर, तो कलर इसका लाइट एंड डीप ब्लैक होता है, ठीक है, आपको बहुत डार्क कलर भी मिल जाएगा ब्लैक में और इसका बहुत लाइट कलर भी मिल जाएगा। इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये स्टेट्स के नाम बता दिए आपको, इस रीजन में मिल जाएगा।
अब बात करेंगे रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पर बहुत कम होती है बारिश, उस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है रेड सॉइल। दूसरा है इसमें फोरोस फ्राइएबल स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुत सूखी और थोड़ी दरदरी टाइप की होती है। इसके अंदर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं रेड सॉइल के अंदर। एब्सेंस ऑफ लाइम की कमी होती है। कंकड़ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो कंकड़ हैं वो भी बहुत कम होता है, पथरीला होता है ये रेड सॉइल बहुत ज़्यादा। अब कमी किस किस चीज़ की होती है? लाइम, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटैश। कलर इसका रेड कलर होता है, हल्का सा रेड एंड ब्राउन कलर में होती है। रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। तो ये रेड कलर की होती है और इसके अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं हमारी उससे बनी होती है, तो इसीलिए हल्का सा रेड एंड येलो कलर होता है। ज़्यादातर ये आपको राजस्थान का बिल्कुल जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर, गुजरात में, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो हमारा छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है वहाँ पर ये सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है। अब इसका टेक्सचर कैसा है? सैंडी टू क्ले एंड लोमी, क्लेई होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं, किस किस चीज़ की खेती हो सकती है? तो वीट है, कॉटन है, पल्सेस हैं, टोबैको है, ऑयल सीड्स है, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टीवेटेड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। तो जो हमारी ईंट होती है उसकी कलर की होती है लेटराइट सॉइल, और उसके अंदर पत्थर और ईंट के कंटेंट होते हैं छोटे छोटे। जो मिट्टी होती है वो गोल 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 छोटे छोटे पत्थरों में होती है। बट अगर आप उसके ऊपर पानी डालो, जो लेटराइट सॉइल, अगर आप उस पर पानी डालो तो मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, हाथ से भी टूट जाती है और बहुत चिपचिपी हो जाती है। बट अगर बिल्कुल ही ड्राई रहेगी तो बहुत हार्ड रहती है, पत्थर की तरह, रॉक्स की तरह हार्ड होती है, तो उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और एग्रीकल्चर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलती है लेटराइट सॉइल। दूसरी चीज़, लीचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से ये मिट्टी पानी सोखती है, और पानी सोखती है तो पानी फ्लो नहीं कर पाता, इस मिट्टी के आसपास ही रह जाता है और पानी बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से वाटर लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस रीजन के अंदर पानी सोखती है मिट्टी और कीचड़ वाला इलाका हो जाता है वो थोड़ा सा, और जो नमी है वो मिट्टी में थोड़ी नीचे तक चली जाती है। नेक्स्ट है, organic matters of the soil will be removed fast by the bacteria as it is high temperature, and humus will be taken quickly by the trees and other plants, thus humus content is low। इसमें जो humus content है वो बहुत कम होता है, बट बारिश की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बैक्टीरिया के थ्रू और आसपास के अगर उस रीजन में पेड़ हैं, पौधे हैं, तो वो बहुत जल्दी इसकी फर्टिलिटी को खींच लेते हैं। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम। दूसरा, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, पोटैश, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस की। इसका कलर होता है रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है इसीलिए इसका भी रेड कलर है। अब इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है? राइस, रागी, शुगर केन, कैशू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली। ये मिलती है केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड असम। तो अगर आप लोगों को पता हो तो केरला और कर्नाटक, ये जो दो रीजन यहाँ पर जो हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पाइसेस के लिए लेटराइट सॉइल बहुत अच्छा काम करती है। या जो हमारे कैश क्रॉप हैं, काजू, फिर अगर बात करें हम इलायची, जो मसाले हैं हमारे, वो सारे इस रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो लेटराइट सॉइल है वो बहुत अच्छा काम करती है ड्राइड जो हमारे मसाले हैं उनके लिए। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं स्टेट्स के, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम, जहाँ पर लेटराइट सॉइल का पूरा एरिया है। लास्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, या अगर आप हम बोलें तो जो ड्राई रीजन है राजस्थान का, वो पूरा का पूरा है, जो सेमी एरिड सॉइल है वो पूरा का पूरा एरिड रीजन है, बिल्कुल ड्राई रीजन है, क्योंकि पानी नहीं होता, सिर्फ सूखी रेत और सूखी मिट्टी होती है। डिपॉजिट मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, और ये मिट्टी जो डिपॉजिट होती है हवा की वजह से डिपॉजिट होती है, उड़ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और बैठ जाती है।
सी हाई सॉल्ट कंटेंट, इस मिट्टी के अंदर नमकीनपन बहुत ज़्यादा होता है, नमकीन होती है मिट्टी बिकॉज पानी बिल्कुल नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है मिट्टी की, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मॉइस्चर और ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता इस पानी में, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है तो मॉइस्चर और ह्यूमस कहाँ से होगा। दूसरा, कंकड़ और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस रीजन में कंकड़ और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, पानी गंदा रहता है, पानी साफ नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एरिड सॉइल के बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, वो है टेक्सचर। इसका टेक्सचर सैंडी होता है, ये मिट्टी सूखी होती है, रेतीली होती है, जो हवा से भी इजीली उड़ जाती है और मूव कर जाती है, तो सैंडी सॉइल है मिट्टी की तरह। नेक्स्ट, कलर है इसका रेड एंड ब्राउन, आपको ब्राउन और रेड कलर में मिल जाएगी। आप आगे आपने देखा था डायग्राम के अंदर। तो ये जो पूरा एरिया है राजस्थान का थार डेजर्ट का, वो इसी एरिड सॉइल से कवर्ड है, पूरा एरिया कवर करता है। लास्ट पॉइंट है फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। तो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया कि वेस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है, और इस रीजन के अंदर पूरा एकदम ड्राइड रीजन है, यहाँ पर थॉर्नी बुशेज हैं, कटीले पौधे होते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जो ये रीजन है यहाँ पर सभी पेड़ के अंदर कांटे क्यों होते हैं। अगर हम राजस्थान के इस रीजन की वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कांटे होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे उनके पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं। तो थोड़ी बहुत बारिश के अंदर जो होती है उससे क्या वो पत्ते जो हैं वो मॉइस्चर को अपने ऊपर रख लेते हैं, या उनको पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से उस मॉइस्चर को अपने अंदर बनाने के लिए, अपने अंदर कवर करने के लिए, बचा करके रखने के लिए पत्ते भी बड़े होते हैं, और कांटे इसलिए बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि उसको कोई जानवर इजीली खा ना पाए, इसलिए उस रीजन के अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, थॉर्नी होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्नी बुशेस होते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर थॉर्नी बुशेस या कटीले पौधे या बड़े जो पत्ते होते हैं उनके क्यों होते हैं। और अगर आपने देखा हो जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पेड़ होता है वो बबूल का पेड़ है, और खेजड़ी जो पेड़ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी कांटे होते हैं, और वो हमेशा ग्रीन ही मिलेगा आपको, 12 के 12 महीने ग्रीन मिलेगा, बिकॉज उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और जब पानी मिलता है बारिश की वजह से तो अपने अंदर वो जो पेड़ है वो मॉइस्चर को बचा करके रखता है। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल, लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। जहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल होता है वहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल वाला रीजन हो गया, या आसाम, अरुणाचल, ये सारा का सारा रीजन है जो कि फॉरेस्ट सॉइल से कवर है। हिमालयाज़ का पूरा रीजन फॉरेस्ट सॉइल से कवर है। दूसरा, ये सॉइल लोमी होती है, सिल्टी होती है, ठीक है, और इसमें क्वार्स ग्रेन होता है, मतलब पथरीला बहुत ज़्यादा होता है, फाइन मटेरियल नहीं होते, थोड़े मोटे मोटे कंकड़ होते हैं इस मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट है, इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो डेन्यूडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हिमालयन रीजन में होता है, और एसिडिक होता है, ये मिट्टी एसिडिक होती है, और ह्यूमस कंटेंट भी कम होता है इसके अंदर। लास्ट है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल। और जो निचले इलाका होता है फॉरेस्ट का वो हल्के से फर्टाइल होते हैं। अगर आप बात करें उत्तराखंड की, तो अगर आपने नोटिस किया हो या कभी आप उत्तराखंड गए हो तो जो हिली रीजन है उत्तराखंड का वहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता है, और जो निचला इलाका है, जो दून वाला इलाका है, वहाँ पर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि सॉइल इरोजन मतलब जब सॉइल रिमूव हो जाती है, अपर क्रस्ट जो लेयर है, क्रस्ट की अपर लेयर है, जब वो एक जगह से मूव हो जाती है, हट जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो ये नेचुरल होता है, कभी कभी माइनिंग एक्टिविटी की भी वजह से होता है, नहीं तो वैसे जो नॉर्मली है नेचुरल एक्टिविटी है,
बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं की वजह से, आंधी तूफान की वजह से सॉइल का मूव होना इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इट इज़ कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड, मैंने बता दिया। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन दो तरीके का होता है, एक गली इरोजन एंड एक शीट इरोजन। गली इरोजन का मतलब होता है द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड scoops away the soil and form deep channels called gullies. The type of erosion is called gully erosion. मतलब कि किसी ऊंचाई वाली जगह से निचले इलाके में जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से पानी इतना फास्ट मूव करता है कि वो ज़मीन को काटते हुए बीच में गली टाइप का खड्डा बनाते हुए नीचे तक आता है, तो उससे सॉइल भी रिमूव हो जाती है और गली टाइप का एक डिज़ाइन बन जाता है, मतलब ज़मीन के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, तो उसे गली इरोजन या गलीज कहा जाता है। अ लैंड विच इज़ ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज इज कॉल्ड बैडलैंड। और छोटे छोटे टुकड़ों में, कहने का मतलब अगर आप लोगों ने देखा हो सूखी जो खेत होती है जिसके ऊपर गली इरोजन हुआ हो या सॉइल इरोजन हुआ हो, तो वहाँ दरारें आ जाती है खेतों के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उसे बैडलैंड कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। तो गली इरोजन क्या है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से या बहुत ज़्यादा पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़मीन कट जाए और उसमें दरारें बन जाए, गली बन जाए, उसे गली इरोजन कहते हैं। तो उसका डायग्राम ये रहा, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज पानी के बहाव की वजह से मिट्टी को काट दिया है पानी ने और ये गली बन चुकी है। नेक्स्ट है शीट इरोजन। तो शीट इरोजन होता है सम टाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। तो बहुत सेम गली इरोजन की तरह ही है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है और बहुत स्टीप स्लोप की वजह से वहाँ पर गलीज बन जाती है। बट शीट इरोजन में क्या होता है, पानी धीरे धीरे बहता है और बहुत ही लंबे और बहुत ही बड़े एरिया में बहता है और मूवमेंट उसका थोड़ा सा फास्ट रहता है, जिसकी वजह से जो अपर शीट है सॉइल की या जो अपर लेयर है सॉइल की, वो पूरी की पूरी मूव कर जाती है, पानी पूरा का पूरा काट देता है अपर लेयर ऑफ सॉइल का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।